हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको नैतिक विकास का सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे। देखो, एग्ज़ाम आने वाला है तो जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करते रहिए। तो डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगा, नैतिक विकास के बारे में, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन हमेशा इसमें से आते हैं। ठीक है। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कॉलबर्ग ने। ठीक है। कॉलबर्ग के अनुसार बच्चों की गतिविधियाँ उनमें विश्व को समझने का निर्माण करती हैं। ठीक है। और कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। एक तो पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है, और उत्तर परंपरागत स्तर है। इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल में नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो वो स्टार्ट करेंगे अभी हम। समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार अपने आप को नियंत्रित करना ही नैतिक विकास होता है। आरंभ में ऐसा करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, किंतु धीरे धीरे व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है। मतलब धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाती है। सदैव उसे इसी कार्य को करने में आनंद आने लगता है। नैतिक विकास को जानने के लिए व्यक्ति को दुविधा में रखा जाता है। नैतिक दुविधा से निकालने के लिए व्यक्ति नैतिक तर्क का सहारा लेता है। अब है जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास को सिद्धांत किसने दिया था? कॉलबर्ग ने। ठीक है, जिससे इसे कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। कॉलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। लड़कों ने नैतिक तर्क के आधार पर उत्तर दिए। लड़कों के नैतिक विकास के आधार पर कॉलबर्ग ने सिद्धांत दिए। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तर एवं 6 चरण बताए हैं। नंबर 1, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे पूर्व नैतिक स्तर बोलते हैं। ठीक है। और ये कब से? 0 से 9 वर्ष के बच्चों पर इसे जो है फॉलो किया गया था। ठीक है। पूर्व परंपरागत स्तर को प्री कॉन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। जो बच्चों में अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, वो भारी होती है, और जो नियंत्रण कंट्रोल होता है वो भी भारी होता है। ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1, दंड व आज्ञापालन अभिमुखता। नंबर 2, साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। ठीक है। दंड व आज्ञा पालन अभिमुखता क्या होता है कि दंड से बचना व आज्ञा का पालन करना ही नैतिकता है। ये इसके अंदर आते हैं, सब पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर आते हैं। ठीक है। और साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता क्या होता है कि यदि किसी कार्य के बदले कुछ लाभ प्राप्त होता है तो कार्य नैतिक है। कुछ बच्चे जो होते हैं, कार्य के बदले जब कोई काम दिया जाता है उनको, ठीक है, और उनसे ये बोला जाए कि भाई हम इस काम के बदले में तुम्हें ये दूंगा, तो वो प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहा है, अपने लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो कार्य भी एक तरीके से नैतिक है। धीरे धीरे छोटे बच्चों को भी यही ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी आदतें ही सिखाई जाती हैं। ठीक है। अब है सेकंड के परंपरागत स्तर, कॉन्वेंशनल लेवल। ठीक है, नैतिक स्तर बोलते हैं इसे, और ये 9 से 12 वर्ष के बच्चों पर आजमाया गया था। ठीक है। जो इसमें अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, जो अभिप्रेरणा होती है वह आंतरिक होती है, और नियंत्रण जो है वो बाहरी होता है। बच्चा जो है हमेशा नियम की बातें करता है। ठीक है। तो इसमें परस्पर एक रूपता अभिमुखता होती है और अधिकार संरक्षण की अभिमुखता होती है। डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। परस्पर एक रूप अभिमुखता, नाइस बॉय और नाइस गर्ल, वो इसी के अंदर आता है। इससे रिलेटेड देखो भाई, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नाइस बॉय मतलब अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की, किस लेवल के अंतर्गत, नैतिक विकास के किस लेवल के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा कि परंपरागत स्तर जो है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो परस्पर एक रूपी अभिमुखता, बच्चों की नैतिकता बड़ों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की होती है। जो बच्चे हैं जैसे बड़ों से को देखते हैं, जैसा वो करते हैं, तो ऐसे ही बच्चे करने लगते हैं। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों को प्रसन्न, खुद को प्रसन्न करने वाला होता है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, समाज का नियम सबसे ऊपर होता है, हर हालात में मानना ही पड़ेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ठीक है। स्वेच्छा से कानून का सम्मान करने वाला होता है। देखो, बच्चे को ये पता होता है कि भाई समाज के कुछ नियम होते हैं,
ठीक है, और उनको हमें मानना ही पड़ेगा। इसलिए वो उन समाज के नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करता है, और वो डरता है कि भाई कोई मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए जिससे समाज मुझ पे उंगली ना उठाए। तो वो इसी के अंतर्गत है, परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, 9 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें। ठीक है, नंबर 3 है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर नैतिक स्तर, मतलब उत्तर नैतिक स्तर भी से बोला जाता है। ये किस एज के बच्चों पर आजमाया गया? 12 वर्ष से आगे, जो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं उन पर आजमाया गया था ये। ठीक है, जो इनमें अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक होती है, और नियंत्रण होता है वो भी आंतरिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक तो सामाजिक संपर्क अभिमुखता होती है, मतलब सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। समाज के नियम को देखो बदला जा सकता है यदि अधिक लोगों की राय हो, अर्थात बच्चों का नैतिक निर्णय बहुमत पर आधारित होता है। जब बच्चों को ये पता लग जाए कि भाई समाज के नियमों को हम बदल सकते हैं, ठीक है, और यदि समाज में जो बड़े लोग हैं उनकी अलग अलग उनकी एक ही राय हो, ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों को जब पता होती हैं तो वो उच्चतम उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ये भी इसी के अंतर्गत आता है कि बच्चों की नैतिकता उनकी अंतरात्मा पर आधारित होती है। अंतरात्मा मानवता के नैतिक धर्म से संबंधित होती है। जैसे देखो, एक झूठ यदि किसी एक निर्दोष को जान से बचाता है, ठीक है ना, एक झूठ यदि किसी निर्दोष की जान बचाता है तो यह झूठ 100 सच के बराबर होता है। बच्चों को ये पता लग जाए कि भाई एक झूठ यदि किसी निर्दोष को की जान बचाता है तो यह झूठ 100 सच के बराबर है। तो कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का जो नैतिक विकास है उनकी अवस्था के आधार पर होता है, कार्यों के आधार पर नहीं। ठीक है, ये कोलबर्ग ने बोला है, तो इम्पोर्टेंट लाइन है कि कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास उनकी अवस्था के आधार पर होता है, उनके कार्यों के आधार पर नहीं। कोलबर्ग ने हिंज, ठीक है, HINZ, कोलबर्ग ने हिंज नामक व्यक्ति को कहानी सुनाई थी। कोलबर्ग, अब आ जाता है कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत। ठीक है, जो कोलबर्ग है, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना, कोलबर्ग के नैतिक की आलोचना किसने की थी? कि कोलबर्ग ने अपना यह सिद्धांत लड़कों से प्राप्त उत्तर के आधार पर दिया, लड़कियों से नहीं पूछा। जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से काफ़ी अलग होती है। लड़कियां अपनी स्वतंत्रता को कुछ अधिक नियंत्रण कर लेती हैं। यह आलोचना किसने की थी? कैरोल गैलीलियो ने। और ये कौन थी? ये भी एक महिला थी। कौन थी? ये भी एक महिला ही थी। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि यह आलोचना कैरोल गैलीलियो ने की थी और वो एक महिला थी। नंबर 2, कोलबर्ग ने अपना यह सिद्धांत यूरोपीय संस्कृति के आधार पर दिया, भारतीय या अन्य संस्कृतियों का ध्यान नहीं दिया। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।